भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में रशिया गए हैं। रशिया में उनकी एक बायलैटरल विजिट हो रही है। ये विजिट बड़ी क्रूशल और सिग्निफिकेंट है। इस विजिट का ओवरऑल असेसमेंट क्या है, इसको समझने की कोशिश आज के इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और रशिया के पूरे रिलेशंस को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करके अगर बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझने में सरलता होगी कि रशिया हमारे लिए क्यों एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। अगर हम बात करें रशिया एज अ कंट्री की, 7th सेंचुरी से अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से तो एक बड़ा पेक्यूलियर पैटर्न देखने को ये मिलता है कि रशिया हमेशा से सेंट्रल एशिया के रीजन में इंटरेस्टेड था। सेंट्रल एशिया को वो कभी भी अपने आप से बड़ा अलग नहीं मानता था। उस एरिया में सेंट्रल एशिया जो रशिया के बिल्कुल सदर्न पार्ट में है, वहाँ पर बहुत लंबे समय से एथनिक रशियन लोग रह रहे हैं। रशिया का हमेशा से ऑब्जेक्टिव ये भी रहा है, 7th सेंचुरी से अगर मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट करके बोलूँ, कि वो सेंट्रल एशिया में पहली बात तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता था। उस एरिया का वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर हिस्टोरिकली रहा भी है। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब रशिया सेंट्रल एशिया तक आता है तो सेंट्रल एशिया के बिल्कुल बगल में जो एरिया है वो है साउथ एशिया का। अगर रशिया का इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में है और रशिया का अगर प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में है, उस प्रेजेंस से रशिया को साउथ एशिया को समझने में आसानी होती है। साउथ एशिया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया है। इस पॉइंट से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि रशिया की साइकी में साउथ एशिया के अंदर इंडिया हमेशा से रशिया के लिए एक प्रायोरिटी कंट्री रही है। इस बेसिक से बैकग्राउंड के बाद अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में 1917 यानी कि 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन होता है। इस रेवोल्यूशन के बाद 1925 तक रशिया के साथ छोटे छोटे स्टेट्स जुड़ते हैं और एक सोवियत यूनियन बनता है। जब 1925 तक एक सोवियत यूनियन बन जाता है, उस समय तक रशिया में एक बड़ा इम्पोर्टेंट लीडर होता है जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो रशियन रेवोल्यूशन का चैंपियन था, जिसने रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन का गठन भी किया, ये व्यक्ति इसने जब रशिया को सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक एक्सपैंड करा और जब इन्होंने सोवियत यूनियन बनाया तो लेनिन को साउथ एशिया को उस समय समझने में सरलता मिली। लेनिन ने सेंट्रल एशिया को सोवियत यूनियन का पार्ट बनाने के बाद 1925 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऑब्जर्व करी कि जो साउथ एशिया का पार्ट है वहाँ पर एक कॉलोनियल स्ट्रगल चल रहा था। खास करके वो स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के खिलाफ। इस कॉन्टेक्स्ट में लेनिन को ये चीज़ समझ आई कि जो कॉलोनियलिज्म है वो साउथ एशिया की एक परपेचुअल प्रॉब्लम है। जब ये परपेचुअल प्रॉब्लम ख़त्म होगी, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट जो चल रही है जब वो पूरी ख़त्म होगी तो ये देश इंडिपेंडेंट होंगे। और यदि ये देश इंडिपेंडेंट होंगे तो लेनिन को 1925 में ये बात समझ आ चुकी थी कि साउथ एशिया के कई ऐसे देश कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म में आ सकते हैं। लेनिन के बाद रशिया में जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट लीडर उस समय आया, जो 1953 तक रशिया में था, उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। स्टालिन ने इंटरनली रशिया में बहुत कुछ किया, उस पर इस वीडियो के अंदर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। स्टालिन ने रशिया को जिस तरीके से मैनेज किया, उसी टाइम पीरियड में 1953 तक जब तक स्टालिन जीवित रहा, तब तक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी कि बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज डीकोलोनाइज हो चुके थे। जब साउथ एशियन कंट्रीज डीकोलोनाइज हुए तो उस टाइम पे ये चीज़ क्लियर हुई कि जो व्लादिमीर लेनिन का थॉट था वो ही जोसेफ स्टालिन ने इनहेरिट करके सोचा कि क्या साउथ एशियंस किसी तरीके से सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू इंस्पायर होकर उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। हम बाकी साउथ एशिया की पिक्चर को छोड़ के अगर सिर्फ इंडिया को देखें तो जोसेफ स्टालिन के टाइम पे इंडिया उस समय इंडिपेंडेंट हुआ और जोसेफ स्टालिन से पहले व्लादिमीर लेनिन था। लेनिन का और स्टालिन का इंडिया को लेके जो ऑब्जर्वेशन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये दोनों लीडर्स का मानना ये था कि जो इंडिया में एक नेशनल मूवमेंट चल रही है, ये नेशनल मूवमेंट एक वीक किस्म की नेशनल मूवमेंट है। इंडिया का जो नेशनल स्ट्रगल था वो वीक इसलिए था क्योंकि लेनिन का और स्टालिन का मानना ये था कि इंडिया में रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल बहुत है।
लेकिन ये रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये रेवोल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, ये सोशलिस्ट ऑफिशियली नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए ये क्लास रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते हैं। इस क्लास रिलेशन को मेंटेन करने की वजह से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, इस माइंडसेट से जोसेफ स्टालिन का एटीट्यूड इंडिया की तरफ डेवलप हुआ। जोसेफ स्टालिन ने 1947 से लेकर 1953 तक, जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने इंडिया को बिल्कुल भी एक पॉजिटिव देश के नज़रिए से नहीं देखा। उनके लिए इंडिया एक ऐसा देश था जिसमें रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल होने के बाद भी उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर ना करके इस देश ने अपना एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल के तहत अपने रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल को खोया है और वो क्लास रिलेशंस को अपहोल्ड करके स्टेटस को मेंटेन करने की स्टेटस में आया है। 1953 में स्टालिन के बाद जो नया लीडर रशिया में आया उसका नाम निकिता क्रूशेव था। निकिता क्रूशेव ने उस समय इंडिया को एक बहुत अलग नज़रिए से देखा। निकिता क्रूशेव के आने का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। निकिता क्रूशेव ने पावर अक्वायर करके 1954-55 में जब इंडिया की तरफ देखना शुरू किया, उस समय पूरे वर्ल्ड में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था। कोल्ड वॉर के दौरान पूरा वर्ल्ड दो कैंप्स में बढ़ चुका था, एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट कैंप था। 1955 तक इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की ओरिएंटेशन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया था कि हम लोग नॉन अलाइंड रहेंगे। इस नॉन अलाइनमेंट में निकिता क्रूशेव को एक पॉजिटिविटी दिखी। निकिता क्रूशेव को ये दिखा कि कम से कम अगर इंडिया ये बोलता है कि वो नॉन अलाइंड है, तो ये बात तो तय है कि वो यूएस के ऑर्बिट में नहीं है, और अगर वो यूएस के ऑर्बिट में नहीं है तो 1955 तक जो इंडिया का स्टेटस था इकोनॉमिकली, उससे ये भी बहुत सारा कुछ क्लियर हो चुका था कि जो प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल हमने अपनाया था, उस प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल के तहत ये बात रशिया को क्लियर हो गई थी कि इंडिया सोवियत के साथ नहीं लेकिन सोवियत की तरफ टिल्टेड ज़रूर है। निकिता क्रूशेव की तरफ से एक नया अप्रोच इंडिया की ओर आया। निकिता क्रूशेव ने व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन इन दोनों व्यक्तियों का जो आउटलुक था इंडिया को लेके, उस आउटलुक को छोड़ के एक नया आउटलुक अपनाया। इस नए आउटलुक में इंडिया को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा। सिचुएशन 1962 में ऐसी हो गई कि जब इंडिया और चाइना के बीच में एक 1962 में क्लैश हुआ, इस क्लैश के बाद जब इंडिया ने इंट्रोस्पेक्ट किया, इस इंट्रोस्पेक्शन के दौरान इंडिया को ये बात पता चली कि हमारा सबसे बड़ा वीकनेस 1962 में जो रह गया था वो था लैक ऑफ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। और जब हमने ये बात को एक्सेप्ट किया तो निकिता क्रूशेव ने उस समय रशिया के अंदर ये बात को बहुत पॉजिटिवली लिया। रशिया ने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि इंडिया की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अमेरिका उस समय कैंप पॉलिटिक्स कर रहा था। उसने बहुत सारे कोल्ड वॉर के अम्ब्रेला के अंदर छोटे छोटे कैंप्स बनाए हुए थे। अगर एक नाटो एक बड़ा कैंप था तो साउथ एशिया में उसने सियाटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, जिसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, वो सब टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बना रखे थे। क्योंकि इंडिया किसी का पार्ट नहीं था तो बाय डिफॉल्ट इंडिया को वो डिफेंस टेक्नोलॉजी अमेरिका से उस समय मिलने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो थी। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि रशिया ने अमेरिका की दी गई स्पेस को कैप्चर किया। पोस्ट 1962 सिनेरियो में रशिया ने इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में एक जंप लिया और इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में आने के बाद इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने की शुरुआत करी। क्योंकि उस समय रशिया पोस्ट 1962 पीरियड से इंडिया का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना, तो इंडिया ने भी रशिया को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखा। 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई, इस वॉर के बाद जब अमेरिका ने फ्रस्ट्रेट होकर ये बोला कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इश्यूज़ को मीडिएट नहीं करेंगे, ये फिर से जो स्पेस खाली थी उस स्पेस को कैप्चर रशिया ने किया। रशिया ने 1966 में टाशकेंट अकॉर्ड साइन करवा के दोनों देशों के बीच में सहमति बनवाई। रशिया का इंटरेस्ट उस समय फिर से प्रो इंडिया, फिर से साउथ एशिया की तरफ दोबारा देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि रशिया का डिफेंस रिलेशनशिप इंडिया से डीपन दिन पर दिन इतना होता जा रहा था कि 1971 में दोनों देशों ने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी। इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन करने के बाद इंडिया और रशिया के बीच में जो एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप अनफोल्ड हुआ, वो अनफोल्ड इस तरीके से हुआ कि उसका कल्मिनेशन पॉइंट था बांग्लादेश का क्रिएशन 1971 के दिसंबर के महीने में। जब दिसंबर के महीने 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, ये इंडिया और रशिया के सिक्योरिटी के रिलेशनशिप के बीच में एक बहुत ही यूनिक चैप्टर था। जब ये चैप्टर मटीरियलाइज करके अनफोल्ड हुआ, इसके बाद पूरा 1970s के एंड तक
इंडिया और रशिया का डिफेंस कोऑपरेशन डीपन होता रहा। इंडिया ने बहुत जगह पर प्रो सोवियत स्टैंड लिया, वो चाहे चेकोस्लोवाकिया के क्राइसिस थे, वो चाहे हंगरी का क्राइसिस था। जब भी ज़रूरत पड़ती थी रशिया को इंडिया की, इंडिया हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहता था। 1979 में जब सोवियत के खिलाफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक कैंपेन चलाया, तो 1980s के पूरे डेकेड में सोवियत उस समय अफगानिस्तान में ऑक्यूपाइड रहा। 1980s का डेकेड इंडिया के लिए भी प्रॉब्लमैटिक था। हमारे यहाँ पर पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, फिर दिल्ली में जेनोसाइड होता है सिख पॉपुलेशन का, और उसके बाद इवेंचुअली राजीव गांधी पावर अक्वायर करता है, और उस समय इकोनॉमी में बहुत सारे क्राइसिस होते हैं। तो 1980s में जब रशिया अपने इश्यूज में ऑक्यूपाइड था, खास करके अफगानिस्तान में वो अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के कैंपेन को काउंटर कर रहा था, उसी समय इंडिया अपने ही इंटरनल चैलेंजेस में ऑक्यूपाइड था। बट उन दोनों इश्यूज की वजह से इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में कोई निगेटिविटी कभी नहीं आई। 1980s के इस डेकेड के ख़त्म होने के बाद 1990s में जब इंडिया और रशिया के रिलेशंस अनफोल्ड हुए, तो कोल्ड वॉर का ख़त्म होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इवेंट था। 1990s के स्टार्टिंग में जब कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, उस समय सोवियत यूनियन अनफॉर्चुनेटली डिसइंटीग्रेट करता है। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब रशियन फेडरेशन का जन्म होता है, तो ये रशियन फेडरेशन और इंडिया के बीच रिश्तों के डायनेमिक्स में बदलाव आता है। सबसे पहला बदलाव ये आता है कि इंडिया को 1990s में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये चीज़ समझ आती है कि हमने पूरे कोल्ड वॉर के पीरियड में एक गलती कर दी। गलती हमारे से ये हुई थी, हमने डिफेंस रिलेशनशिप को लेके, आर्मामेंट और डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेके टोटल निर्भरता सिर्फ रशिया पे कर दी थी। पर हमने जब ये करा था 1962 के इशू के बाद, हमें कभी भी उस समय ये थॉट दिमाग में नहीं आया था एक फोरसाइट की तरफ से कि कल को ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में चल रहा है कोल्ड वॉर के तहत, ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा किसी न किसी के फेवर में, क्योंकि वो हमारा एक लैक ऑफ फोरसाइट था जिसको हम समझ नहीं पाए। इसकी वजह से 1990s में इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी थी उसके अंदर एक वॉइड पैदा हुआ। वॉइड ये पैदा हुआ कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी को अब ये समझ आने लगा कि हम रशिया पे टोटल डिपेंडेंस फॉर डिफेंस प्रोडक्ट्स अब नहीं कर सकते। 1990s में जब रशियन फेडरेशन का जन्म हुआ, इसके बाद इंडिया ने सबसे पहले डिफेंस लेवल पर एक डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी अपनाई। इंडिया ने कहा कि देखिए हमारा अभी अप्रॉक्सीमेटली 80% आर्मामेंट तो रशिया से आ रहा है, लेकिन अब हम डाइवर्सिफाई करके दूसरे सप्लायर्स के बेसिस पे भी एंगेज करके उनसे भी डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में 1990s में कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब इंडिया ने ये डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी को अपनाया, इस पॉलिसी के तहत इंडिया ने यूएसए को रीच आउट किया, और यूएसए को रीच आउट करने के बाद यूएसए के जितने दूसरे एलाइज थे, वो चाहे फ्रांस हो, वो चाहे जर्मनी हो, या वो चाहे फॉर दैट मैटर इजराइल हो, इन सारे पार्टनर्स ने इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी शो करी। इंडिया जब जब डिफेंस की डाइवर्सिफिकेशन कर रहा था, उस समय 1990s के डेकेड में रशियन फेडरेशन अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। रशियन फेडरेशन अपने पैरों पे फाइनली खड़ा हुआ जब रशिया में पुतिन पावर में आया। व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद लेट 1990s से इंडिया और रशिया ने मिलकर बैठकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। लेट 1990s में इंडिया और रशिया ने ये डेवलप की अंडरस्टैंडिंग कि अब क्राइसिस का पीरियड दोनों देशों के लिए ख़त्म हो चुका है। इंडिया के लिए जो इकोनॉमिक क्राइसिस था हमारा, वो एक चैप्टर क्लोज हो चुका था लेट 1990s तक। रशिया के लिए जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन था और उसके बाद एक फॉर्मर सोवियत यूनियन की जगह पर जो बड़ा रशियन फेडरेशन क्रिएट हुआ, उसके जो चैलेंजेस थे वो भी उसके लिए अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। व्लादिमीर पुतिन ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठकर एक नए चैप्टर को खोलने की शुरुआत करी। सबसे बड़ा इशू उस समय इंडिया के लिए ये था कि हम रशिया के साथ किन किन नए डायमेंशंस पे एंगेज करें। 1990s का जब ये डेकेड ख़त्म हो रहा था, अर्ली 2000s में इंडिया ने और रशिया ने 2-3 चीज़ों के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों के बीच के रिलेशंस के डायनेमिक्स के अंदर कुछ ऐसे लेयर्स हैं जो लेयर्स अनचेंजिंग हैं।
अनचेंजिंग का मतलब ये है कि इन लेयर्स पे परपेचुअल कोऑपरेशन हमारा सेम रहेगा जो पहले था। वो लेयर्स आइडेंटिफाई किए गए। इसके बाद दूसरे लेवल पे ये आइडेंटिफाई किया गया कि नए लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप क्या होंगे। अब एक एक करके दोनों चीज़ों को देखते हैं। जब इन दोनों देशों ने एक आइडेंटिफिकेशन किया कि हम पुराने लेयर्स ऑफ रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखेंगे, उनमें से सबसे पहला लेयर ऑफ रिलेशनशिप जो आइडेंटिफाई किया गया वो था कश्मीर। कश्मीर एक एरिया इंडिया और रशिया के बीच में स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एरिया है। कश्मीर को स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एरिया इस रीज़न से बोलते हैं क्योंकि कश्मीर को लेके रशिया की पॉलिसी हमेशा से कंसिस्टेंट और अनचेंजिंग रही है। रशिया ने कभी भी ये बात नहीं बोली है कि नंबर 1 कश्मीर इंडिया का नहीं है। रशिया ने हर बार ये बात बोली है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का एरिया इलीगली ऑक्यूपाई किया है, इंडिया को वो एरिया वापस देना चाहिए। रशिया हमेशा से पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को लेके जो कश्मीर वैली में होता था उसको लेके हमेशा से क्रिटिकल रहा है। अर्ली 2000s में ये डिसाइड किया गया कि कश्मीर की ये कंसिस्टेंट पॉलिसी पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और ये पॉलिसी आज तक चलती आ रही है। फिर दूसरा लेयर आइडेंटिफाई किया गया जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था डिफेंस। एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर ये हुआ कि डिफेंस लेवल पे रशिया हमेशा से एक बहुत बड़ा सप्लायर था प्रोडक्ट्स का इंडिया को लेके, लेकिन 1990 से क्योंकि इंडिया एक डिफेंस लेवल पे पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से दूसरे प्लेयर्स को एक्सप्लोर कर रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इंडिया ने रशिया को कन्वे करी। रशिया को हमने ये बोला कि 2 चीज़ें समझिए। पहली बात, आपके साथ जो डिफेंस रिलेशनशिप था वो इंटैक्ट रहेगा। हम नए एरियाज और नई कंट्रीज को इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि वो डिफेंस रिलेशनशिप से हमारी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा। हमारा मूल रूप से कहने का मकसद रशिया को ये था कि अगर हम आज की डेट में अमेरिका से डिफेंस रिलेशनशिप रख रहे हैं तो इस चीज़ को समझिए कि वो डिफेंस रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम अमेरिका से वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अगर उससे डिफेंस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस प्रोसेस में अमेरिका हमको इकोनॉमी के लेवल पे दूसरी जगह पर और चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिलेशन आपसे अफेक्ट होगा। दूसरा, हमने रशिया को एक चीज़ समझाने की कोशिश करी। हमने कहा रशिया, हम आपसे डिफेंस रिलेशनशिप इंटैक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि आप हमारे एक प्रिविलेज्ड पार्टनर हो, आप हमें को प्रोडक्शन सिखाओ। को प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप डिफेंस प्रोडक्ट्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जॉइंट प्रोडक्शन करो। आप अपनी टेक्नोलॉजी हमारे को शेयर करो। उस टेक्नोलॉजी शेयरिंग से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हमारी खुद की वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और हमने रशिया को समझाया कि रशिया, भूलना मत, ये आपका यूएसपी है, आप करोगे। यूएसए ये कभी नहीं करेगा क्योंकि यूएस एक मुंडेबाज है, उसको वो बनिया है, उसको सिर्फ जो है ट्रेड करना है, व्यापार करना है। वो रात को सोएगा तो सिर्फ नोटों के ऊपर सोएगा, जैसे ये लाला जी होते हैं, उसको और कोई लेन देन नहीं है। वो कभी भी को प्रोडक्शन किसी टाइप का नहीं करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये यूएसपी है। आप जहां पर हमें को प्रोडक्शन ऑफर करोगे और यूएसए नहीं करेगा, वो चीज़ हम आपसे ले लेंगे। और यूएसए क्योंकि को प्रोडक्शन कभी नहीं करेगा तो हमारे पास हमेशा से ये यूएसए को बोलने का एक पॉइंट रहेगा कि क्योंकि आप को प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो हम रशिया से ले लेंगे। आप चीज़ को समझिए। तो हमने रशिया को ये डिप्लोमेसी का पूरा फिनिश समझाया और रशिया इस बात को लेके सहमत हुआ। लेकिन फिर हमने रशिया के साथ कुछ नए लेयर्स आइडेंटिफाई करे, जिसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेयर है सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया का लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशिया पहले से सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है। सोवियत यूनियन का हिस्सा ख़त्म होने के बाद सेंट्रल एशिया चाहे 1990s में इंडिपेंडेंट तो हो गया हो, लेकिन आज की डेट में भी पॉलिटिकली, ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकली अगर कोई डोमिनेंट पावर सेंट्रल एशिया में है तो वो है रशिया। इकोनॉमिकली सेंट्रल एशिया में अगर कोई डोमिनेंट प्लेयर है तो वो है चाइना।
चाइना आज की डेट में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के थ्रू सेंट्रल एशिया में इकोनॉमिकली एंगेज कर रहा है। पर ये चीज मत भूलिएगा कि SCO के डायनेमिक्स ऐसे हैं कि रशिया ने चाइना को SCO क्रिएट करने की क्लैरिटी और क्लियरेंस इसलिए दिया कि उन दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि चाइना तुम सिर्फ SCO के थ्रू सेंट्रल एशिया में इकोनॉमिकली एंगेज करोगे, लेकिन क्योंकि रशिया ने बोला कि सेंट्रल एशिया मेरा एक पॉलिटिकल बैकयार्ड रहा है तो ये एरिया में पॉलिटिकल कंट्रोल मेरा रहेगा। आज की डेट में जैसे बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया रशिया और चाइना के बीच में एक कंपटीशन का स्पेस बन चुका है, ये गलत है। ऐसा कोई असेसमेंट जो है वो फैक्चुअली किसी एविडेंस के बेसिस पे ट्रू नहीं है, क्योंकि फैक्चुअली जो एरिया हमारे को सेंट्रल एशिया का दिखता है मटेरियलाइज करते हुए वो ये है कि दोनों के बीच में सहमति है। चाइना इकोनॉमिकली एंगेज कर रहा है, चाइना को रिसोर्सेज वहां से चाहिए, और साथ में रशिया उस एरिया में पॉलिटिकली एक डोमिनेंट पावर है। इसी रीजन से रशिया जो है SCO का पार्टनर भी है, और SCO में पार्टनर होने के बाद वो पॉलिटिकल कंट्रोल अपना इंटैक्ट रखा हुआ है। इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इंडिया ये बात जानता है कि सेंट्रल एशिया के पास ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम जैसे रिसोर्सेज हैं, हमें वो रिसोर्सेज चाहिए। आज की डेट में हमारे को वो रिसोर्सेज एक्सेस करने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती, उसके दो रीजंस हैं। पहला कि सेंट्रल एशिया के पास इतना रिसोर्स है कि अगर वो चाइना को वो रिसोर्स बेच भी देता है उसके बाद भी उसके पास सरप्लस में इतना कुछ है कि वो हमें फिर भी दे देगा और उसके बाद खुद भी सेल्फ सफिशिएंट रहेगा। तो कई बार ये बात जो बोली जाती है कि चाइना का SCO बनना, SCO का प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में होना इंडिया के लिए नेगेटिव है, ये नरेटिव्स हैं, ये लोग जो लिखते हैं ये अमेरिका के एजेंडा चलाने वाले लिखते हैं। इन ट्रैप्स में मत फंसिए। सेंट्रल एशिया की रियलिटी ये है कि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्स है। चाइना रिसोर्स ट्रेड में एक अपर हैंड लेके सेंट्रल एशिया से एंगेज कर रहा है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि इंडिया सेंट्रल एशिया में रशिया की बैकिंग लेके एंगेज कर रहा है, और हमें जो चाहिए वहां से इकोनॉमिक लेवल पर वो रशिया पॉलिटिकली बैकिंग करके हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रल एशिया हमारे लिए एक नया एरिया है, जो एक फोकस्ड एरिया है जिसपे हम आज की डेट में भी एंगेज कर रहे हैं। इसके बाद एक नया एरिया जो इंडिया और रशिया ने आइडेंटिफाई किया, जिसपे उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेशन डेवलप करना चाहते हैं, वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में हमने रशिया को बोला कि आपके खुद के एनर्जी रिसोर्सेज को हम आपसे खरीदेंगे। रशिया ने हमेशा से जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट किए हैं, उसने इंडिया की सेंसिटिविटी को समझते हुए ये बात बोली है कि हम आपको सस्ते दामों में ऑयल प्रोवाइड करेंगे, और रशिया ने हमेशा हमें सस्ते दामों में ऑयल प्रोवाइड किया है। क्योंकि रशिया ने सस्ते दामों में हमें ऑयल दिया है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात तय है कि रशिया और इंडिया के बीच में रशियन ऑयल खरीदना इंडिया के लिए एक नया डायनेमिक है। अब जैसे जैसे सिनेरियो इंडिया रशिया का अनफोल्ड होता गया, इंडिया का रिलेशनशिप उसी समय USA से भी डीपन होता गया। अब इंडिया के लिए ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई कि जहां पर वो USA से भी एंगेज कर रहा है और साथ ही में जहां पर वो रशिया से भी एंगेज कर रहा है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का एग्जीक्यूशन किया। आज की डेट में इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए दोनों के लीवरेजेस को खींचता है। अब सबसे बड़ी बात, आज की डेट में अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो रही है, इस विजिट के पीछे के डायनेमिक्स इस लार्जर बैकग्राउंड के कैनवस के बेसिस पे क्या है। इंडिया और रशिया आज की डेट में अगर एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो वो सबसे बड़ा रीज़न ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का ग्लोबल लेवल पे एम है कि दोनों वर्ल्ड मल्टीपोलर चाहते हैं, और इस पॉइंट पे दोनों की सहमति है कि दोनों आज की डेट में एक यूनिपोलर वर्ल्ड लेड बाय USA नहीं चाहते। अब दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि भाई क्योंकि रशिया आज की डेट में चाइना से बहुत क्लोज है और रशिया और चाइना के बीच में एंगेजमेंट डीप है, जिसकी बात सच है, तो वो कल को इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। ये बोलने वाले लोग अमेरिकन नैरेटिव के लोग हैं। वो इसलिए ये बातें करते हैं क्योंकि वो अमेरिका अपनी स्पेस ढूंढता है उस जगह पे जहां पे इंडिया स्पेस रशिया को देता है। आप चीज को समझिए, रशिया और चाइना के डायनेमिक्स और रशिया और चाइना के जो एंगेजमेंट है,
पहली बात तो वो किसी भी तरीके से इंडिया रशिया का काउंटर कभी नहीं करता। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, जितना रशिया चाइना डीपन इंगेजमेंट रखेंगे, कल को इंडिया के लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रशिया इंडिया को आर्म सप्लाई कैसे करेगा? भाई क्या रशिया के अंदर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है? क्या रशिया ने कभी ये बात बोली है कि हम आपको आर्म सप्लाई नहीं करेंगे? इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो 1962 में इंडिया का क्लैश चाइना के साथ ही हुआ था, और ये वही चाइना था जो रशिया का उस समय भी आलाई था और आज भी आलाई है। और उसके बाद ही उसी चाइना को टैकल करने के लिए रशिया ने इंडिया की डिफेंस आर्मामेंट को बढ़ाया। तो दोनों देश ये सेंसिटिविटी को समझते हैं। ये पॉइंट बोलना कि भाई चाइना और रशिया के रिलेशनशिप डीप हैं तो उसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे होगा, कोई फैक्चुअल एविडेंस पॉइंट आउट नहीं करता। तीसरी चीज, आज की डेट में अमेरिका यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को लेके बड़ा परेशान है। मैंने एक सेपरेट वीडियो में यूक्रेन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। रशिया आज की डेट में यदि यूक्रेन में लड़ रहा है और अमेरिका मान लीजिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया नंबर 1 एक हैंड्स ऑफ अप्रोच लेके बैठा है। इंडिया ने कहा है कि भाई यूक्रेन और रशिया, यूएस, यूरोप, ये उनके इश्यूज हैं, ये इश्यूज हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते। हाँ, अमेरिका की तरफ से ये नैरेटिव आया कि नहीं देखिए, हमने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है, और उन सैंक्शंस के लगने के बाद अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो इंडिया उस वॉर को फंड कर रहा है। तो भाई इंडिया ने ये बात बोली नंबर 1 कि अमेरिका सैंक्शंस अगर मान लीजिए यूक्रेन के लड़ाई की वजह से आपने रशिया के ऊपर लगाए हैं तो वो आपके यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। हमें प्रॉब्लम इस यूनिलैटरलिज्म से ही है। हम चाहते हैं नंबर 1 की वर्ल्ड मल्टीपोलर हो। दूसरी बात, आपने जो सैंक्शंस लगाए हैं, आप कौन से विश्व के गॉड हो या कौन सी ऐसी ग्लोबल अथॉरिटी हो यूनाइटेड नेशंस जैसी कि आपने अगर कोई सैंक्शन लगा दिए तो वर्ल्ड की 191 सारी कंट्रीज ने उन सैंक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया। भाई हमने ये बात बोली कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमें ये कहती है कि हम यूएन के सैंक्शंस को गॉड मानते हैं, क्योंकि यूएन में जो चीज होती है वो एक ग्लोबल सहमति के बाद होती है, विश्व सहमति के बाद होती है। आपके यूनिलैटरल सैंक्शंस जो लगाए गए हैं वो हमारी स्पेस को रशिया और इंडिया की नहीं कट करेंगे। फिर अमेरिका ने जब ये बात बोली कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और उसको पैसे दे रहे हो तो उसका मतलब ये है कि वो पैसा रशिया जो है वो कल को यूक्रेन की लड़ाई में यूज कर रहा है, तो इंडिया ने भी अमेरिका को ये बात बताई कि 1980s के डेकेड में भी जो पैसा आप पाकिस्तान को दे रहे थे ये कह के कि आप अफगानियों के खिलाफ लगाइए, वही पैसा उन्होंने नंबर 1 कश्मीर के खिलाफ लगाया था। और 1990s में जो टेररिज्म उन्होंने कश्मीर में किया और 1990 से आज तक करते आ रहे हैं वो पैसा वही पैसा है। तो पहली बात तो पैसे की धौंस हमें मत दीजिए। और दूसरी बात, इंडिया ने यह बात बोली कि अमेरिका आप जैसे हिपोक्रेट नेशन पूरे वर्ल्ड में इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज हम जो रशिया से तेल ले रहे हैं वो एक फ्रैक्शन ऑफ ऑयल है, और जो यूरोपियन देश जो सो कॉल्ड आप ही के एलाई हैं वो जिस मात्रा में तेल रशिया से इस मोमेंट पे डिस्पाइट आपके सैंक्शंस खरीद रहे हैं, आप पहले उन देशों को रोकिए। तो आप हमारे ऊपर ये धौंस मत जमाइए। तो यूक्रेन के इशू में इंडिया ने सिंपल पॉइंट यही असर्ट किया है कि यूक्रेन का क्राइसिस नंबर 1 इंडिया रशिया की स्पेस को अंडरकट नहीं करेगा। हमारा नेशनल इंटरेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी ड्रिवन है। हमें अगर रशिया सस्ते में ऑयल देगा हम वो ऑयल खरीदेंगे। अब आज इंडिया के पास एक फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। इस पॉलिसी के तहत जो रशिया का ईस्टर्न पेरिफेरी का एरिया है, उस ईस्टर्न पेरिफेरी के एरिया को, खास करके साइबेरिया के रीजन को, इंडिया आज की डेट में बहुत इन्वेस्टमेंट करके डेवलप कर रहा है। अब ये जो इंडिया की फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसका इम्प्लीकेशन समझिए, क्योंकि ये जो विजिट हो रही है, इस विजिट में इंडिया आज की डेट में अमेरिका को और वर्ल्ड को 3 मैसेजेस दे रहा है। पहला मैसेज ये दे रहा है कि अमेरिका, आप जिस तरीके से पिछले चंद महीनों से इंडिया को लेके ड्रामा कर रहे थे कि इंडिया
पन्नू जैसे एक आतंकवादी को मरवाना चाह रहा था, इंडिया जो है उसके यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपने नरेटिव चलाया पिछले 6 से 8 महीने में, वो नरेटिव जो है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ये मैसेज आज की डेट में रशिया के साथ मीट करके ये देना चाह रहा है कि रशिया हमारा टाइम टेस्टेड सिविलाइजेशनल प्लेयर पार्टनर है, इसने हमारे साथ कभी धोखाधड़ी नहीं की, तो हम इसको धोखा नहीं देंगे। इन्होंने हमारे नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी दी है, अगर हमें को प्रोडक्शन करवाया है, अगर इन्होंने मान लीजिए कि सेंट्रल एशिया में हमें एक्सेस टू रिसोर्स दिलवाए हैं, अगर इन्होंने सेंट्रल एशिया में मान लीजिए कि हमें पॉलिटिकल बैकिंग के थ्रू इकोनॉमिक कंपटीशन में स्पेस दी है, अगर इन्होंने हमारे साथ ही में एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ते में हमें ऑयल दिया है, तो वी स्टैंड विद रशिया। और आज इंडिया ये कह रहा है सबसे बड़ी चीज़ कि अगर चाइना पाकिस्तान के अंदर जाके इंडिया के बगल में पाकिस्तान जैसी टेरिटरी में डेवलपमेंट करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स लगाकर पाकिस्तान का आर्मामेंट कर रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होगी वो पाकिस्तान की मजबूत इकोनॉमी इंडिया के खिलाफ यूज होगी। तो इंडिया ये मैसेज आज की डेट में फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत चाइना को दे रहा है कि चाइना आप ही के बॉर्डर के बिल्कुल बगल में वो साइबेरिया का इलाका है, उस साइबेरिया के इलाके में बहुत से रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर शिप बिल्डिंग से लेके सखलीन ऑयल गैस फील्ड से लेके सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इंडिया आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया का ऑब्जेक्टिव चाइना की तरह जो वो चाइना के साथ पाकिस्तान में कर रहा है वैसा नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाइना के बैकयार्ड में जाकर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट से लेके बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो चाइना को ये मैसेज जाएगा कि अगर आप हमें पाकिस्तान के थ्रू इनसर्कल करते हैं तो हम आपको रशिया के थ्रू इनसर्कल करेंगे। और ये पॉइंट जो फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी का है, जिसमें इंडिया साइबेरिया के रीजन में जाके उस रीजन में प्रोजेक्ट्स कर रही है जहां से वो चाइना के ऊपर नज़र रख पाए, ये प्रूव करता है फिर वही पॉइंट कि रशिया और चाइना के जितने मर्जी रिलेशन डीप हो जाए, इंडिया की स्पेस कम नहीं हो रही। इनफैक्ट इस पॉइंट पे आप ये चीज़ समझिए कि साइबेरिया के उस रीजन में इंडिया को इनवाइट करना रशिया भी चाहता है, क्योंकि रशिया को भी ये बात पता है कि अगर मैं इंडिया को बुलाऊंगा तो ये मैसेज चाइना तक जाएगा कि चाइना तुम जो है अकेले नहीं हो जो पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाओगे, तुम्हें काउंटर करने के लिए हमारे पास भी बहुत सारी अप्रोचेज और स्ट्रैटेजीज हैं। तो ये जो प्रेजेंट मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, इसको आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखिए। ये मीटिंग जो है इसमें एक इमेजिंग है, इमेजिंग एस्पेक्ट है यूएसए को मैसेजिंग करने का, इमेजिंग का एस्पेक्ट है यूएसए को मैसेज देने का, नॉट जस्ट कि भाई वी स्टैंड एज मल्टीपोलर पार्टनर्स, एक मैसेज देने का कि आपका यूक्रेन का इशू आपका पर्सनल इशू है, हमारे लिए वो हमारे रिलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ये मीटिंग को देखिए चाइना के नज़रिए से कि चाइना हम आपके बैकयार्ड में आके भी आपको काउंटर करके आपके ऊपर नजर रख सकते हैं और रशिया इसमें हमारा साथ देगा, और ये वही रशिया है जिसको आप सो कॉल्ड अपना सबसे बड़ा एलाई भी मानते हो। तो आप ये चीज़ को इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो आई होप कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उस एरिया में इंडिया का रशिया के साथ एंगेज करके मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करना, और सबसे बड़ी बात एक ग्लोबल लेवल पे इमेजिंग करना कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट प्राइम है, ये पूरा का पूरा विजिट इस नज़रिए से हमें देखना होगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका नज़रिया इंडिया रशिया रिलेशंस को, उसका जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।